बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफा रिहैब शो से। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। रिफा रिहैब शो का आज ये स्पेशल शो है इसी दिन की सेलिब्रेशन से, और आज हम बात करेंगे स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन इन रिफा हॉस्पिटल्स। रिफा हॉस्पिटल्स के दो हॉस्पिटल्स हैं, ये क्लिनिकल साइट पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल और रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। हम जानेंगे कि कैसे रिफा के अंदर जो डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसको लेके रिहेबिलिटेशन यानी कि स्ट्रोक के पेशेंट्स के साथ काम किया जा रहा है और किस किस्म की वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस डॉक्टर मिर्ज़ा उबैद बेग, और he is a leading physiotherapist and he has an over 20 years of working experience in neuro rehabilitation and neuroscience. He specializes in evidence-based interventions including non-invasive brain stimulations for stroke and cognitive disorders. He is currently heading rehab and research centers at Rifa International University, and he's also the clinical in charge of both the hospitals that I have just mentioned, and he's also monitoring or organizing various clinical trainings and global researches, and also in collaboration with different international universities, especially in neurohabilitation. Let's welcome him to our show. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इस इम्पॉर्टेंट मौके पे, टाइम पर और टॉपिक पर मुझे मदऊ किया कि मैं अपना इनपुट दे सकूं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि जब पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक हो जाता है तो किस तरह उनकी जो बॉडी है वो उसके अंदर चेंजेस आती हैं, कैसे उन पे उस स्ट्रोक जो है वो असरअंदाज होता है इन टर्म्स ऑफ उनकी मूवमेंट को लेके, उनकी डिपेंडेंसी को लेके। इस पे ज़रा रोशनी डालिए। Thank you so much, madam, for inviting me and giving me the opportunity to discuss the stroke rehabilitation, particularly in lower middle income country like Pakistan, जहाँ पर resources already बहुत ज़्यादा compromised हैं। So stroke में multiple complexities जो हैं वो developed होती हैं। स्ट्रोक बेसिकली एक लीजन है, डैमेज है जो कि ब्रेन के लेवल पर हो रहा होता है, जिसके नतीजे में जिस्म का आधा हिस्सा राइट साइड या लेफ़्ट साइड कंप्रोमाइज़ हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, कम्प्लीटली फालिज होता है या फिर कमज़ोरी वाक़ई होती है, जिसके नतीजे में इंडिविजुअल सर्वाइवर की या मरीज़ की जो इंडिपेंडेंस है, रोज़मर्रा के कामकाज करने की सलाहियत है, उसमें कमी वाक़ई होती है और यू कैन से कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए, कपड़े पहनना, हाइजीन करना। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके साथ जो अकम्पनी कर सकती है, नॉट ऑलवेज़ के हर स्ट्रोक पेशेंट में ये करती है, उसके अंदर है कॉग्निशन का। कॉग्निशंस के अंदर जो है वो ये होता है कि अगर ब्रेन का वो हिस्सा कंप्रोमाइज़्ड हुआ है, डैमेज हुआ है, जहाँ से कॉग्निशन एड्रेस होती है या मैनेज हो रही होती है, तो उसमें सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, मेमोरी की डेफिसिट्स नज़र आते हैं, जो कि बड़े ही यू कैन से कि अलार्मिंग हो सकते हैं। तो दो किस्म के हमारे पास ब्रॉडली जो है वो क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं एम्पेयरमेंट के पर्सपेक्टिव में। एक वो जो कि बज़ाहिर नज़र आ रही होती है कि इंडिविजुअल अब चल नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, अपने कपड़े नहीं पहन पा रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स, फिज़िकल इम्पेयरमेंट। और दूसरी कॉग्निटिवली जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो वो बाज़ औक़ात अपने आप को रिकॉल नहीं कर पाता हु इज़ ही, बाज़ औक़ात वो रिकॉल नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या इवेंट हुआ है। तीसरी जो इम्पेयरमेंट जो सामने आती है वो आती है सेंसरी इम्पेयरमेंट। उसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ जो फालिज ज़्यादा साइड है, राइट या लेफ़्ट, उसको सेंस नहीं कर पाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि वो नेगलेक्ट सिंड्रोम डेवलप्ड होता है। उसके अंदर वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता है, जस्टिफाई नहीं कर पाता है, ओन नहीं कर पाता है कि जो राइट साइड पे फालिज हुआ है वो क्या है, वो हमेशा नेगलेक्ट में रहता है। और वो सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है कि मरीज़ अपने पैरों को नॉर्मल समझता है, अपने हाथों को नॉर्मल समझता है और वो अटैम्प्ट करता है खड़े होने की या चलने की कोशिश करते हैं, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल होती है और वो फॉल एक नए कॉन्सिक्वेंसेस को जो है ना वो जन्म दे सकती है। सो इट्स एन अम्ब्रेला जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो सामने आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन के ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज हुआ या कंप्रोमाइज्ड हुआ है।
ठीक है सर, आपने भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सर अब आई एम श्योर कि हमारे सुनने वाले ये जानना चाहते होंगे कि कितने जल्दी जो है वो रिहेबिलिटेशन शुरू होनी चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनकी रिकवरी के ऊपर। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ही आपको स्ट्रोक हुआ है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप ट्रीटमेंट को परसू करें। ठीक है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट परसू करेंगे उतने बेहतर आउटकम, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। यूजुअली जैसे ही पेशेंट वाइटली मेडिकली स्टेबल होता है उसी दिन से फिज़िकल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन मेथड्स उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज यूजुअली इट टेक्स अबाउट 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन लगते हैं वाइटली स्टेबल होने में, मेडिकली स्टेबल होने में, और उसके बाद फिर फिज़िकल थेरेपी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद एक गोल्डन विंडो हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं। गोल्डन विंडो का मतलब यह है कि ये वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ब्रेन के पास ये सलाहियत बहुत ज़्यादा मौजूद होती है कि वो रिकवर कर सकता है उस डैमेज से जो कि मुझे फ़िज़िकली नज़र आ रहा है। उस गोल्डन पीरियड का जो टाइम है वो फर्स्ट 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ्स तक है। तो शुरू के इवेंट होने से लेकर के 3 से 6 महीने जो हैं वो बहुत क्रिटिकल विंडो हैं, जिसे हम गोल्डन विंडो कहते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इस दौरान में रिहैबिलिटेशन परसू करता है, स्टार्ट करता है, तो उसमें बहुत बेहतर इम्कानात हो सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लेट जो लोग हो जाएं 6 महीने के बाद कोई चांस नहीं है रिकवरी का, तो ये भी गलत है। ब्रेन में हर वक्त कैपेसिटी मौजूद है कि अपने आप को रीट्रेन कर सकता है, रिकवर कर सकता है, मगर कंडीशन ये है कि जो गोल्डन विंडो का टाइम फ्रेम है उसमें ब्रेन खुद इट्सेल्फ स्ट्रगल कर रहा होता है। तो जब आप उसके साथ एफर्ट पुट अप करते हैं, एडिशनल एनर्जी लगाते हैं, सो ब्रेन जो खुद से सलाहियत रखता है रिकवर करने की, उसके साथ वो बूस्ट हो जाती है, ऑगमेंट हो जाता है। आप जब 6 महीने के बाद वो काम शुरू करते हैं इंटरवेंशन के, तो ब्रेन चूंकि वो थोड़ा सा एक्टिविटी अपनी सप्रेस पे जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा एनर्जी पुट अप करनी पड़ती है टू गेन द सेम इफेक्ट्स। तो जो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी रिहैबिलिटेशन शुरू करानी है। ठीक है सर। सर आप हेड कर रहे हैं रेलवे हॉस्पिटल्स को भी और सियाला हॉस्पिटल को भी, जिसको हम रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कहते हैं। सर वहाँ पे किस किस्म की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है और किस किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उस पर भी ज़रा बात करें। जी बिल्कुल, हमारे पास दोनों सेटअप्स के अंदर रिहैब में मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच हम फॉलो करते हैं फॉर द सिंगल पेशेंट। हमारे पास जो मरीज़ आता है वो फिज़िकल थेरेपी भी अटैम्प्ट करता है, स्पीच थेरेपी भी अटैम्प्ट करता है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक सपोर्ट्स भी अवेल कर सकता है, न्यूट्रिशनल एडवाइस भी लेता है, साथ ही साथ ऑप्टोमेट्री की भी सर्विसेज जो है वो लेता है। सो हम कोशिश करते हैं कि जब मरीज़ को पहले फ़िज़िकल थेरेपिस्ट स्क्रीन करता है तो वो एक जज कर लेता है या आइडेंटिफाई कर लेता है कि व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट आर रेजिंग विद इन द पेशेंट। सो उसके लिहाज से वो रेफरल मैकेनिज़्म जो है वो इन 5-6 डिसिप्लिन्स के दरमियान में चलता रहता है और सब मिल करके उस एक पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो हमारे पास जो रिहैब डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर फ़िज़िकल थेरेपी जैसे मैंने बताया है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट हमारे पास है, सर्विस मौजूद है, ऑप्टोमेट्री की सर्विसेज मौजूद हैं, स्पीच थेरेपी की सर्विसेज मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स जो कि ज़रूरत पड़ सकती है स्पीच में स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने में। इन एडिशन टू दिस हम ओपीडी में भी सर्विसेज दे रहे हैं। पेशेंट वॉक इन करता है हमारे पास और अपनी सर्विस लेता है, सेशंस लेता है और गो बैक टू होम ऑन द वेरी सेम डे। बट एडिशनली हम ऐसे मरीज़ जो कि फार लॉन्ग एरिया से बिलोंग करते हैं, रोज़ाना कम्यूट नहीं कर सकते हैं हमारे पास, तो उनके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम एडमिट करते हैं उनको हॉस्पिटल में, रिहैब वार्ड में। उस एडमिशन का कुछ मकसद होता है कि हम
माइक्रो गोल्स बनाते हैं, स्मॉल गोल्स बनाते हैं, 10 दिन में जो अचीवेबल हों, 15 दिन में जो अचीवेबल हों, और हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेड काम करती है उस पेशेंट के साथ उस एडमिशन टाइम फ्रेम में उस गोल को अचीव करने के लिए। तो पेशेंट की कम्यूटेशन जो है वो बच जाती है, बार बार आना जाना कम हो जाता है। साथ ही साथ जो है वो ये बेनिफिट होता है उस मरीज़ को एडमिशन के दौरान में कि उसको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा होता है। सुपरवाइज्ड हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं टू टेक केयर हिज और हर रिक्वायरमेंट। तो ये दो फीचर्स हमारे पास हैं। तो वी आर वर्किंग इन ओपीडी एज वेल एज इन आईपीडी। अब आते हैं जो हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं। तो एडवांसमेंट्स हम जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ मल्टी डिसिप्लिन काम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो trying to adapt some technological advancement for stroke rehabilitation, जिसके अंदर रोबोटिक थेरेपीज हमने एक्वायर की हुई हैं। हमारे पास ब्रेन स्टिमुलेशन, न्यूरोमॉड्यूलेशन अप्रोचेस हमारे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर वेगल नर्व स्टिमुलेशन है या डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशंस हैं। साथ ही साथ हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के सेटअप्स मौजूद हैं। हमारी अपनी ओन क्रिएट की हुई है, वन ऑफ आवर फेलो जिन्होंने एक फाइन मूवमेंट्स के लिए या फंक्शनल टास्क के लिए एक टेबल डिज़ाइन करी है, वी हैव इट इन आवर क्लिनिकल सेटअप, जिसे हम कहते हैं फास्ट टेबल। इसके अलावा हमारे पास कुछ हमारी अपनी अप्रोचेस होती हैं, मैनुअल अप्रोचेस, वो हम पेशेंट के साथ एंगेज करते हैं। सो वी डू हैव अ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें हम मरीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए वन स्टॉप वर्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है सर, अब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है वो कैसे स्ट्रोक सर्वाइवर को दोबारा से मोबिलिटी गेन करने में मदद करेंगे या कैसे उनकी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आ सकते हैं। ठीक, अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर बड़ा ही इफ़ेक्टिव किरदार करता है ब्रेन को रीट्रेन कराने में। ठीक है। और जिस तरीके से हम किसी भी बच्चे को सिखाते हैं कोई भी चीज़ कराने के लिए तो रेपिटिशंस बार बार करवाते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को लिखना सिखाना है, साइकिल चलाना सिखाना है तो रेपिटिशंस के ऊपर इन्फोर्स होता है। तो जो न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे पास होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर जो भी स्मॉल टास्क डिफाइंड होते हैं या जो पेशेंट की नीड होती है उसकी रेपिटिशंस रिक्वायर को प्लान करते हैं। जितनी ज़्यादा रेपिटिशंस होंगी ब्रेन उतनी जल्दी उसको अडेप्ट करेगा, लर्न करेगा और मिटिगेट करेगा आपके सामने उसको मिमिक कर सकेगा। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ब्रेन के अपने नेटवर्क्स चल रहे होते हैं जो कि जब फालिज होता है तो चैनल जब डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन उनके ऑल्टरनेट क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक ब्रेन के सेगमेंट को दूसरे ब्रेन के साथ दूसरे सेगमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई ऑल्टरनेट पैसेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जब हम रीइंफोर्स करते हैं जब हम जो है मूवमेंट परफॉर्म कराते हैं, रेपिटिशंस करवाते हैं तो वो जो ऑल्टरनेट चैनल्स क्रिएट हो रहे होते हैं वो रीइंफोर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने स्ट्रॉन्ग वो नेटवर्क्स बनते हैं उतनी ही आउटकम या मोटर परफॉर्मेंस हमें बेहतर नज़र आ रही होती है, इंडिपेंडेंस नज़र आ रही होती है। तो थेरेपिस्ट हमारे पास रेपिटिशन पे फोकस करते हैं, उसमें डिफरेंट अप्रोचेस हमारे पास आ जाती हैं। लाइक टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे से टास्क उनको परफॉर्म करवाते हैं। इसके अंदर न्यूरो मॉड्यूलेशंस हो गई हैं, पेशेंट को असिस्ट करने के लिए रोबोटिक थेरेपीज यूज़ करते हैं, रियल टाइम फीडबैक देने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का कंसेप्ट है, उसके अंदर रियल टाइम के ऊपर फीडबैक आ रहा होता है, स्कोर्स आ रहे होते हैं। तो दैट इज़ समथिंग एंगेजिंग द पेशेंट। तो जब तक पेशेंट एंगेज नहीं होगा तब तक आउटकम नहीं मिलता। तो थेरेपिस्ट जो है वो ऐसी थेरेपीज प्लान करने की कोशिश करता है जिसके अंदर रेपिटिशंस भी इंश्योर हो सके, साथ ही साथ पेशेंट की एंगेजमेंट भी इंश्योर हो सके और साथ ही साथ जो है वो ब्रेन लेवल के ऊपर प्लास्टिक चेंजेस भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है सर। सर कोई ऐसी एक्सक्यूज मी सर कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या टेक्निक्स के बारे में बताएं जो कि इम्प्रूव कर सकती हैं किसी भी पेशेंट की बैलेंस को और उनकी कोऑर्डिनेशन को। ओके, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन फालिज के मरीज़ में डिस्टर्ब होती है, बहुत कॉमनली डिस्टर्ब होती है। सो बैलेंस पर की अप्रोचेस समझने से पहले बैलेंस को समझना ज़रूरी है कि बैलेंस हमारे पास कितनी किस्म का होता है। बेसिकली हम बैलेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, और एक डायनामिक, चलते फिरते हुए जो मुझे बैलेंस की ज़रूरत है। सो
हम स्टार्ट बेसिकली करते हैं स्टैटिक फॉर्म में कि पेशेंट बैठ करके साइडवेज वेट शिफ्ट करे, फॉरवर्ड बैकवर्ड वेट शिफ्ट करे, रीचिंग करे डिफरेंट टास्क की तरफ, डिफरेंट डायरेक्शंस को। जब ये स्टैटिक फ्रेमवर्क डेवलप्ड हो जाता है और पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्टैटिक सिटिंग को रीच करके दिखाता है, साइडवेज शिफ्ट करके दिखाता है और कंट्रोल उसके अंदर डेवलप हो जाता है, देन वी विल मूव इनटू द डायनेमिक स्टेट। अब हम इंडिविजुअल को प्लान करते हैं कि अब आप चलें और चल करके उसके अंदर हम प्लान करें। तो देयर आर सर्टेन प्लान्स, जैसे मैंने अब एक नाम लिया, टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम्स हैं, इनके ज़रिए से हम वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक टू द कोऑर्डिनेशन देयर आर अगेन न्यूमरस प्लान ऑफ केयर्स इंक्लूडिंग फ्रैंकल एक्सरसाइज, जो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है वो यूटिलाइज होता है टू गेन द कोऑर्डिनेशन फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स इन फिजिकल थेरेपी। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी इज नीडेड, बट द थिंग इज कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम्स पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका स्टैटिक बैलेंस इंटैक्ट होता है बट डायनेमिक बैलेंस ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड होता है। सो स्टैटिक बैलेंस से फिर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द डायनेमिक एंड फोकस ओवर द डायनेमिक। बट समटाइम्स पेशेंट कम अप विद डेटरोरेशन इन बोथ द फेजेस ऑफ द बैलेंस, तो फिर हमें फिर प्लान अकॉर्डिंगली करना होता है। ठीक है सर, बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें स्पैस्टिसिटी या पैरालिसिस का मसला होता है, वो भी एक साइड पे, तो उस सिचुएशन में आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, स्पास्टिसिटी या जो फालिज के बाद जो अकड़ाव का होना है ना, वो एक टेंडेंसी है और ये ब्रेन की कैपेसिटी है कि जो कि लेटर और सूनन इस्टेब्लिश होती है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रोक। अब जब स्ट्रोक में जब स्पास्टिसिटी या तनाव आता है, अकड़ाव आता है, तो उसमें हमारे पास सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से हम उस अकड़ाव को फंक्शनल गेन की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कुछ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करी जो कि हमारे सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं, तो उनके ज़रिए से भी रोबोटिक थेरेपी हो गई, न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपीज़ हो गई हैं, इसके अलावा AR VR हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी हो गया, कुछ मैनुअल एक्सरसाइजेस हैं, टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग बार बार नाम आ रहा है, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम है, PNF एक अप्रोच होती है जिसके अंदर सर्टेन टेक्निक्स हैं जो कि उस अकड़ाव को आसान करने में, उस अकड़ाव को कम करने में कंट्रीब्यूट करती है। स्पास्टिसिटी के डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं जिनके ज़रिए से होती है, तो हम कोशिश करते हैं उन तमाम अप्रोचेस को वर्कआउट करें। स्पास्टिसिटी अकड़ाव मेरे इस हाथ में है, बज़ाहिर मुझे इस हाथ में अकड़ाव नज़र आ रहा है, मगर वो स्पास्टिसिटी यहाँ पर डैमेज के नतीजे में डेवलप्ड हो रही है स्ट्रोक में। ठीक है, सो हम न्यूरोमॉड्यूलेशन, डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, वेगल नर्व स्टिमुलेशन के ज़रिए से यहाँ पर डायरेक्ट हिट करते हैं इस सेंटर को कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस डैमेज के नतीजे में उसको कंट्रोल किया जा सके। इस डैमेज के नतीजे में यहाँ पर जो मसल इम्बैलेंस आ रहा है, जो अकड़ाव है कि अब ये हाथ बंद नहीं हो पा रहा है या गिर गया है, उठ नहीं पा रहा है, तो यहाँ के लिए भी कुछ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ हैं जिनके साथ मिलकर के काम किया जा सकता है। एडिशनली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सरसाइज वर्कआउट्स हैं। तो अगर अकड़ाव आ रहा है तो अब इस अकड़ाव के साथ मैंने इस अकड़ाव को कन्वर्ट कैसे करना है कि ये मुझे अकड़ाव किसी पेज को पकड़ने में, गिलास को पकड़ने में, कलम को पकड़ने में हेल्प कर सके, उसके लिए सर्टेन ट्रेनिंग्स हैं। तो वी आर वर्किंग ओवर इट, और हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो अकड़ाव है, तनाव हैं, इसको हम फंक्शनल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकें एट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है सर, हमारा ये शो इस वक्त जो है देखा जा रहा है फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे। तो जो हमारे सामीन सुन रहे होते हैं जो हमारे सामीन शो देख रहे होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर हम अपने गेस्ट से जो होते हैं उनसे उनके जवाबात हासिल करते हैं। तो सर, उसी सिलसिले में मुझे 2 सवाल मौसूल हुए हैं। सर, ये सबसे पहला सवाल ये है कि ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रोक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या इसका कोई जो है वो ताल्लुक ग़ज़ा से बनता है और ग़ज़ा का कितना किरदार है आपके स्ट्रोक में? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
although we should start from it but we missed it, तो thanks to the audience कि उन्होंने हमें highlight करा इस question को. So जो कॉज है वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉज जो पाकिस्तान में है दैट इज़ द लाइफ स्टाइल. जो आजकल हमने मशीनी दौर इख्तियार कर लिया है, हम हिलना जुलना नहीं चाहते, वॉक करना नहीं चाहते, एक्सरसाइज से हम भागते हैं. तो ये एक उस पे सोने पे सुहागा जो हमारी अगेन लाइफ स्टाइल के अंदर दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ हमारे खाने पीने के तरीके. अब हम घर में खाने के बजाय हम जंक फूड प्रेफर करते हैं. हम पिछले हफ्ते भी एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, एक प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, तो वो इस जंक फूड को कह रहे थे ये कचरा है और ये कचरा हम पैसे दे करके ख़रीद रहे हैं और ये कचरा हमारे लिए इतना मुज़र सेहरत है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस कर रहा है. सो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं, ये तो हम अपने तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसे साइलेंट किलर्स हैं जिसमें स्ट्रोक की इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है. तो ये देखा जा रहा है और रिपोर्टेड भी है कि हर स्ट्रोक सर्वाइवर या तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या फिर डायबिटीज़ का मरीज़ है या दोनों उसके अंदर मौजूद हैं. तो ये एक अलार्मिंग है और ये दोनों के दोनों जो हैं वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से एड्रेस्ड है किए जा सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, अच्छी ग़िज़ा को इख्तियार करके. आप सुन रहे हैं रिफा रिहैब शो FM 102.2. अब मैं जानना चाहूँगी कि आई एम श्योर डिफरेंट जो हमारे सामीन है वो भी जानना चाहते हैं कि जब फिजियोथेरेपी की तो आपने बात कर ली, व्हाट अबाउट अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी वाले हैं, जैसे आपने बात की कि न्यूट्रिशन वाले हैं, ऑप्टोमेट्री वाले हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं कि अब वो क्या सर्विसेज देते हैं और किस तरह आप उनको रेफ़र करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे. ओके. तो स्पीच थेरेपिस्ट जो हमारे पास हैं, स्पीच थेरेपी के बेसिकली दो ब्रॉड एरियाज़ हैं जिनके ऊपर स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो स्ट्रोक पेशेंट के साथ काम करता है. वन इज़ कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज़ द डिस्फेजिया. कम्युनिकेशन बोलचाल, बातचीत, आवाज़ का निकलना, अल्फाजों का सही होना, और डिस्फेजिया का मतलब यह है कि पानी का या ग़िज़ा का निगलना, स्वेलो करना. स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर ये दोनों डिस्टर्ब हो सकते हैं. पेशेंट शायद पानी निगलने में मुश्किल हो, खाना खाने में मुश्किल हो, निगल ही ना पाए. दूसरी चीज़, पेशेंट की आवाज़ गायब हो जाए, अल्फाज बोल ना पाए, या वो रुक रुक के बोल रहे हैं या ऐसी आवाज़ निकले जिससे अगले को समझना मुश्किल हो जाए कि मरीज़ जो है वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है अल्फाजों की शक्ल में. तो इस दोनों सिचुएशंस के अंदर हमारे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करते हैं उसकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और एबिलिटी जो स्वेलो करने की जो सलाहियत है उसको इम्प्रूव करने के लिए, रीगेन करने में वो वर्कआउट कर रहे होते हैं. जो दूसरा एरिया आपने जो बात करी है और ऑप्टोमेट्री की, स्ट्रोक के नतीजे में एक कंडीशन होती है एनोप्शिया, हेमी एनोप्शिया. हेमी एनोप्शिया के अंदर ये होता है कि विजुअल लॉस हो जाता है. आँख 360 डिग्री जो है वो देख रही है सामने, आँख एग्जैक्टली 180 डिग्री पर आ जाती है, या तो क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, जो हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड है वो लॉस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनोप्शिया. और इसके अंदर फिजिकल थेरेपी भी कंट्रीब्यूट करती है और ऑप्टोमेट्रिस्ट भी काम कर रहे होते हैं. डिफरेंट फ्रेम ऑफ वर्क में देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जो कि वो वर्कआउट करते हैं. अब हम ये सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? सो हमारे पास रिहैब डिपार्टमेंट के अंदर जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की एक स्क्रीनिंग होती है. या तो पेशेंट पहले से ही स्क्रीन होकर के आता है कि उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, फिजियो की ज़रूरत है, या प्रोस्थेटिस ऑर्थोटिस की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल गाइड की ज़रूरत है. तो अगर वो इस तरीके से उसके पास किसी फिजिशियन ने एडवाइस किया हुआ है, सो हम उसको तमाम रिस्पेक्टिव सर्विस सेक्शंस के अंदर वर्कआउट करवा देते हैं. अगर इस तरीके से नहीं है तो हम जो है वो इंटीग्रेटेड प्लान कोशिश करते हैं ऑफ़र करने की हर स्ट्रोक पेशेंट को, जिसमें हम बेस लाइन स्क्रीनिंग तमाम स्टेक होल्डर से प्लान करवाते हैं. उस स्क्रीनिंग से ये आइडिया हो जाता है कि मरीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है. फिजियो अपनी असेसमेंट करता है, स्पीच अपनी असेसमेंट करता है, न्यूट्रिशनल अपनी असेसमेंट करता है, और एक कंसोलिडेटेड असेसमेंट आ जाती है उस
सिंगल पेशेंट की फ्रॉम द 4 और 3 कॉर्नर्स। वो फिर एक प्लान आउट करते हैं कि इस पेशेंट के जो लिमिटेशंस हैं, जो इम्पेयरमेंट्स हैं, उसके लिए न्यूट्रिशनल गाइड कैसे वर्कआउट कर सकती है, स्पीच कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम फिजियो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है टू अपलिफ्ट द पेशेंट टू कम बैक टू द इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ। ठीक है सर, ये भी आपने बात की कि कम्युनिकेशन के बारे में, डिस्फेजिया, उनके न्यूट्रिशन और सारा। सर व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, आप एज अ रिहेबिलिटेशन में कैसे उनको प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट सो दे कैन गेट बेटर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज हमारे यहाँ जो स्ट्रोक का पेशेंट है ना, वो वेस्ट में जो एज ग्रुप है जिसमें स्ट्रोक हो रहा है वो सीनियर, थोड़ा सा एल्डरली है हमारे मुकाबले में। हमारा जो एज ग्रुप है ना वो मिड 40s एंड लेट 40s के एवरेज जो है वो एज ब्रैकेट आता है। दैट इज द ब्रेड विनिंग टाइम ऑफ द लाइफ। ठीक है ना, 4 लोग उस बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, खातून हो या हजरत हो, उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट हो सकते हैं। सो एक तो ये चीज़, तो एक तो ये बड़ा स्ट्रेस है कि 4 लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और उसको स्ट्रोक हो गया खुदा ना खास्ता, तो एक तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। दूसरी पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन एक कंडीशन है जो कि अमूमन तकरीबन 4 में से 1 मरीज़ को पॉसिबल है कि वो डेवलप्ड होता है। उसके कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस हैं, कुछ ब्रेन रिलेटेड फीचर्स हैं, बट ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब सवाल जो आपने रेज करा है कि हम उसके लिए कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो जो हमारा थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट ऐसा नहीं है कि वो बस 5 मिनट में उसने प्रिस्क्रिप्शन दी एंड दैट इज़ इट। जो थेरेपी का सेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 45 मिनट्स 50 मिनट्स फिजिकल थेरेपी का, another 30 or 40 minutes from the speech therapist, another 10 to 20 minutes from the nutritional side, another 5 to 10 minutes probably from the optometry and other discipline. तो collectively patient आपके साथ जो है वो डिपार्टमेंट में शायद 2 घंटे गुजारता है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। तो उस 2 घंटे में ये जो टीम पेशेंट के साथ लिंक कर रही है या कनेक्ट कर रही है वो बेहतर तौर पे समझ सकती है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या है और वो उसको अपने सेशन के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करती है। छोटी छोटी सक्सेस पेशेंट के लिए बहुत ही मोटिवेशनल हो सकती है, जस्ट टू हाईलाइट इट, एंड एप्रिशिएशन जो है ना वो बड़े कंट्रीब्यूट कर सकती है पेशेंट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट को इंगेज रखने के लिए थ्रू आउट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। तो हमारे जितने भी रिहैब प्रोफेशनल्स हैं वो इस एलिमेंट को इंश्योर करने की करते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि एप्रिसिएशन का हो सकता है उसको लूज ना होने दें। पेशेंट की तो बात हो गई है मोटिवेशनल के पर्सपेक्टिव में, और वो साइकोलॉजी और वो थेरेपिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बट इन द वर्स्ट सिनेरियो जो कि जहाँ लगता है कि हाँ एक स्पेशल एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की अब ज़रूरत है, पेशेंट की वेलबींग बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, दैट इज़ नॉट विद इन द एक्सेस ऑफ द रिहैब प्रोफेशनल, सो फिर हम अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की जो है वो सर्विसेज जो हैं वो अवेल करते हैं और रेफ़र करते हैं विद प्रायर डिस्कशन ऑफ द केस विद द क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट। अब इसमें जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ या जिस तरफ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ आपको, कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव में तो बात हो गई है, बट व्हाट अबाउट द केयर गिवर, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसने उस मरीज को टेक केयर करना है, उसको अपलिफ्ट करना है। शायद मरीज आपके साथ आपके डिपार्टमेंट में 2 घंटे गुजार लेगा, मगर उसने दिन के बाकी 22 घंटे उस केयर गिवर के साथ उस घर में गुजारने हैं, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब एक मरीज के साथ केयर गिवर के अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां कैसे सफ़र हो रही हैं, उसके लिए वो कितना स्ट्रेसफुल है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम यूजुअली मिस कर देते हैं। सो रिसेंटली वी हैड अ सिम्पोजियम विद द सेम थीम, international symposium on stroke rehabilitation held in one of our hospital, Railway Hospital, on 17 and 18 of October this month.
सो उसमें भी हाईलाइट किया, जितने भी हमारे पास डेलीगेट्स थे, स्पीकर से, सब ने हाईलाइट ये ज़रूरी समझा कि फैमिली को इंगेज करना इनटू द होल रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, बिकॉज जब तक आप उसके स्ट्रेसर को ईज़ नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे और उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तब तक एक स्ट्रोक सर्वाइवर की सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन शायद मुमकिन ना हो। सो हमें उस एलिमेंट को भी मद्देनज़र रखना है। सर, हाउ डू यू केटर सच ए सिचुएशन जहाँ पे आपका पेशेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि ये जो रिहेबिलिटेशन की जर्नी ये बड़ी लंबी जर्नी होती है, तो बाज़ दफ़ा पेशेंट आते कुछ वक्त के लिए फिर वो चले जाते हैं, तो हम उनकी कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं? देखें, इसके अंदर ना रियल लाइफ सिचुएशन को बड़ा समझने की ज़रूरत है। कर्टियस होते हैं हम, सिंपैथेटिक भी होते हैं, बट हमें एम्पैथेटिक भी होना है और उस एम्पैथेटिक बिहेवियर के साथ ही हमने सोल्यूशन निकाल लें। चैलेंजेस मेरे साथ भी हैं, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चैलेंजेस उस मरीज़ के लिए भी हैं और चैलेंजेस उस केयर गिवर के साथ भी हैं जिसने उस मरीज़ को रोज़ाना या अपॉइंटमेंट पर मेरे पास लेकर के आना है। सो कंसिस्टेंसी, रिटेंशन लॉन्ग टर्म में तभी सक्सेसफुल होगी जब ये तीनों चारों स्टेक होल्डर्स डिस्कशन में आए। ठीक है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबल वे ऑफ कम, वे ऑफ टाइम कि जिसमें वो केयर गिवर मरीज को ला सकता है। वो प्रोबेबल टाइम क्या हो सकता है जिसमें मैं मैनेज कर सकता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, मैं जस्टिफाई करूँगा नीड ऑफ द पेशेंट, आइदर 3 days a week, 5 days a week। पेशेंट ने और केयर गिवर ने प्लान करना है अपने एंड पर कि वो कन्वीनियंट डे एंड टाइम क्या मुमकिन हो सकता है। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हम ऑपरेशंस जो हैं अदर देन दी प्राइवेट सेक्टर, कि हम ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में चलाते हैं। 2 बजे क्लोज हो जाता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हाईली कॉस्ट करता है, तो शायद हर पेशेंट जो है वहाँ पर मैनेज नहीं कर सकता है। सो जितनी बड़ी हम इस विंडो को एडवांस करेंगे, विंडो को बड़ा करेंगे, उतनी हम बेहतर तौर पर एक दूसरे को एडजस्ट कर सकेंगे। दूसरी जो रिटेंशन में जो सबसे जो लिमिटेशन आती है, फैक्टर है, दैट इज़ द फाइनेंशियल बर्डन। बिकॉज हर चीज़ के पीछे जो है ना वो कॉस्ट है। टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ प्रीशियस एज वेल। सो अब हमने ऐसे सॉल्यूशंस, कंक्रीट सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं कि कोई मरीज सिर्फ इस वजह से डिप्राइव ना हो या डिसकंटिन्यू ना करें कि वो उस फाइनेंशियल कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम एक डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मैं साथ साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी। डायरेक्ट कॉस्ट हुआ है जो कि वो हॉस्पिटल में आता है, काउंटर पे देता है और सर्विस लेता है, चला जाता है, दैट इज़ इट। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कि वो घर से कम्यूट करता है, या तो अपनी गाड़ी में आता है या फिर टैक्सी, उबर, करीम कुछ करता है, उसकी कॉस्ट। साथ साथ जो केयर गिवर आ रहा है उस पेशेंट के साथ, उसकी अपनी टाइम, और शायद वो उसके प्रोडक्टिव आवर्स हों, उसकी जॉब पर हों, और वो भी वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, या कोई खातून आ रही हैं तो अपने घर की चीज़ों को मैनेज कर रही हैं या डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने कोई ऐसे कंक्रीट सॉल्यूशंस पर हमें ये बहस करनी चाहिए, बार बार बहस करनी चाहिए, डिफरेंट फोरम्स पे करनी चाहिए कि इसका पॉसिबल नियर टू दी पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है जो कि मरीज़ के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और इदारे के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। बिकॉज वो भी एक ग्रांट या फंडिंग जो है वो एक हद तक कर सकते हैं। हर चीज़ जो है वो 100% फंडिंग पे नहीं की जा सकती, पर्टिकुलरली हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर रिसोर्सेज ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं। सही सर, एज यू मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि अगर कोई हमारी रिफ़ा की रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। दूसरा ये कि मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को ये ज़रूर बताएं कि यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि स्ट्रोक के बाद आपका जो रिहेबिलिटेशन है उसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आप उनको क्या इस वक्त इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड स्ट्रोक डे को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, पहले सेकंड सवाल पर आपके आते हैं जो कि मैसेज क्या देना चाहते हैं। सो मरीज़ों के लिए और उनके केयर गिवर्स, अटेंडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है
ये मत सोचें कि रिकवरी स्टॉप हो गई है और कोई अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिकवरी मज़ीद हो सके। देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, और अल्लाह ताला ने दिमाग में ये सलाहियत रखी है कि जब आप उसको ट्रेन करना चाहेंगे वो ट्रेन हो सकता है, कैपेसिटी वो रखता है। गोल्डन विंडो ज़रूर है स्ट्रोक के बाद 3 से 6 महीने की, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मगर 6 महीने के बाद इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 6 महीने के बाद वो फुल स्टॉप लग जाए, अब देयर इज़ डेड एंड। डेड एंड कुछ भी नहीं है, एफर्ट कंटिन्यू रखना है, सुपरवाइज्ड काम करना है, थेरेपिस्ट के या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिल करके काम करना है। अपनी कंसर्न्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन में लेकर के आइए, ताकि थेरेपिस्ट आपकी उन प्रॉब्लम्स के लिए एप्रोप्रिएट सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन कर सके और एडवाइस कर सके। सो कलेक्टिवली जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इस कलेक्टिवली हम लोगों में कौन कौन मौजूद है? सो आई यूजुअली सजेस्ट माई पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स कि ये 3 कॉर्नर हैं इसकी रिहेबिलिटेशन में। वन इज़ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सेकेंड वन इज़ द पेशेंट हिम और हर सेल्फ, और तीसरा वो केयर गिवर। ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस कंसोशियम में, इस ग्रुप में, टू अपलिफ्ट अ सिंगल पेशेंट। अगर हम अपने मरीज़ में बेहतरी चाहते हैं तो हम तीनों ने अपने अपने रोल प्ले करने हैं। टाइम is money, but for the sake of stroke rehabilitation, time is independent. टाइम के बगैर भी काम हो सकता है, चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, और हम अपने रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अभी तक लोग हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन को अडेप्ट करके इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ को अवेल कर पा रहे हैं। दूसरा जो पहला आपका सवाल था कि कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने अपनी इब्तदाइया में फरमाया है कि हमारे 2 हस्पताल हैं, एक पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल जो कि लोकेटेड है रावलपिंडी में, ढोकस्सू में, बेकरी चौक पर। दूसरा हमारा हॉस्पिटल जो है वो DHA 5 में है, एक्सप्रेस वे पर, रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। दोनों जगह जो रिहैब डिपार्टमेंट ऑपरेशनल है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस 6 बजे को एक्सटेंड करें, 12 घंटे तक लेकर के जाएं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। बट अभी हम सुबह 8 से लेकर के शाम 6 बजे तक सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो अपनी कंसल्टेशन के लिए, असेसमेंट्स के लिए और रिव्यू के लिए जो है वो हमारे पास रुजू कर सकता है। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए और हमारे साथ इतने इंपॉर्टेंट मौजू पे बात की। थैंक यू सो मच मैडम, मच ऑब्लाइज्ड। सामीन, आपने डॉक्टर उबैद को सुना और आई एम श्योर कि जो उन्होंने मालूमात आपको फराहम की है वो आपके लिए मुफीद साबित हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।